अरे ओ सब्जी वाले, ये क्या रेट लगा रखा है? कल तो तू कुछ और बोल रहा था, आज अचानक दाम आसमान पर चढ़ा दिया। इतनी महंगी सब्जियां बेचेगा तो हम जैसे गरीब क्या करेंगे? अरे चाची जी, मैं आपको रोज बताता हूँ कि हर तरफ महंगाई बढ़ रही है, पीछे से माल महंगा आ रहा है, अब इसमें मेरा क्या दोष है? आप ही बताओ कितना तोल दूं? रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है, पहले देखने तो दे कि क्या सस्ता है। अच्छा ये बता, ये बटाने क्या भाव है? चाची जी, बटाने तो बहुत महंगे हैं, 120 रुपए किलो हैं। बाप रे, इतने महंगे? नहीं नहीं, ये मत दे। वो शिमला मिर्च बता। वो भी 80 रुपए किलो है चाची। ये भी महंगा है, ये भी मत दे। ऐसा कर, ये बरबटी दिखा, ये सस्ती है ना? अरे हाँ चाची, बरबटी ठीक है, 40 रुपए किलो है। अच्छा यही तौल दे, सस्ती चीज ही तो खानी पड़ेगी। अब पूरी कमाई क्या सब्जी में ही फूक देंगे? ठीक है चाची, आधा किलो बरबटी कर देता हूँ, आधा किलो भिंडी और टमाटर कर देता हूँ 2 किलो। टमाटर आज बहुत बढ़िया आए हैं। अरे पूरी सब्जी मुझे ही बेच देगा क्या? रुक, आधा आधा किलो नहीं, एक एक पाव दे। और टमाटर 2 किलो का क्या अचार डालूंगी? 1 किलो दे दे, बहुत है। माँ जी टमाटर तो काफी सस्ते हैं, 2 किलो ले लीजिए, खराब नहीं होंगे, काम आ जाएंगे। तो चुप रह, तुझे क्या पता गृहस्थी कैसे चलती है? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो बोल रही हूँ उतना ही ले ले। मालती सब्जी वाले को पैसे दे देती है और थैला लेकर निशा के साथ आगे बढ़ती है। रास्ते में वो निशा से कहती है, देख बहू, एक एक टमाटर डाला कर सब्जी में, तुझे तो पता है ना कि हर चीज कितनी महंगी हो रही है। अब देखो, मैंने तो सुना है कि गैस भी महंगी होने वाली है। ऐसे ही फिजूल खर्ची करेगी तो घर कैसे चलेगा? जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। तभी सामने से मोहल्ले की 3 औरतें आ जाती हैं, उनके हाथों में भी थैले हैं। वो मालती को देखकर रुक उसके साथ चलने लगती हैं और बातें करने लगती हैं। अरे मालती बहन, सब्जी खरीद ली क्या? हाँ बहन, खरीद ली, सब्जियां बड़ी महंगी हैं बाजार में। अरे तुम लोगों ने न्यूज सुनी कि नहीं? देश के हालात इतने खराब चल रहे हैं, जंग चल रही सीमा पर, और सुना है हर चीज महंगी होने वाली है। हाँ मैंने भी सुना है कि सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। अब तो रसोई चलाना मुश्किल हो जाएगा, हर महीने इतने पैसे सिलेंडर में ही चले जाएंगे। अब ठीक है भाई, उसमें कोई क्या कर सकता है? अगर सिलेंडर महंगा है तो महंगा ही खरीदेंगे, पर मुझे तो सिलेंडर की ज्यादा टेंशन नहीं होती। क्यों, तुम्हारे घर में क्या जादू होता है? सिलेंडर तो सबके घर में लगता है। भाई मुझे तो 3 महीने में एक ही बार सिलेंडर लगता है। मैं इतनी होशियारी से काम करती हूँ कि मेरा सिलेंडर लंबा चलता है, इसीलिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती। क्या, 3 महीने में एक सिलेंडर? मालती बहन तुम तो कमाल हो, हमारे यहाँ तो 1 महीने में ही खत्म हो जाता है। बस अपनी अपनी तरकीब है। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम पड़ा है। ऐसा कहकर मालती और निशा आगे निकल जाती हैं। वो दोनों औरतें पीछे खड़ी होकर आपस में बातें करने लगती हैं। समझ नहीं आता कि इनका सिलेंडर 3 महीने कैसे चल जाता है। क्या ये लोग खाना नहीं खाते? पता नहीं यार कैसे रहती है वो। हमारे घर में तो 4 लोग हैं और महीने भर में गैस खत्म। ये मालती जरूर कुछ छिपा रही है। इधर मालती अपने घर पहुंचती है। हॉल में उसका पति विनोद न्यूज देख रहा है। टीवी पर जंग और महंगाई की खबरें चल रही हैं। विनोद मालती से कहता है, देखो मालती, टीवी पर क्या दिखा रहे हैं, ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो हर चीज महंगी होगी, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। हाँ सुना मैंने, बाजार में भी सब यही बातें कर रहे थे। अब तो सिलेंडर के दाम भी बहुत बढ़ जाएंगे। गरीबों के लिए तो अपनी इज्जत बचा के रखना भी मुश्किल हो गया है। ऊपर से मेहमानों का आना जाना और बाकी सारे खर्चे, कैसे होगा सब? अरे तुम इतनी टेंशन मत लो, वो सिलेंडर और किचन का खर्चा मैं और मेरी बहू देख लेंगे, तुम बस आराम करो। ऐसा कहकर मालती और निशा किचन में आती हैं। निशा सब्जियां फ्रिज में रखते हुए कहती है, माँ जी काफी देर हो गई है, मैं जल्दी से गैस जलाकर खाना बना लेती हूँ, सुरेश भी आते होंगे। अरे नहीं नहीं बहू रुको, गैस मत जलाओ, अभी तुमने सुना ना कि गैस कितनी महंगी होने वाली है, गैस को बचा कर रखो। तो फिर खाना कैसे बनेगा माँ जी? सबको भूख लगी होगी। देख अब तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई, बाहर आंगन में मौसम अच्छा है, तो तू ऐसा कर, बाहर चूल्हा जलाकर खाना बना ले, हम थोड़ा देर से ही खाना खा लेंगे। जी माँ जी। अब निशा लकड़ियां और बर्तन लेकर घर के पीछे वाले आंगन में जाती हैं। वहां एक पुराना मिट्टी का चूल्हा रखा है। निशा लकड़ियां सुलगाने की कोशिश करती है, पर धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है। निशा चूल्हा जलाते हुए मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, चूल्हे में खाना बनाना तो इतना मुश्किल है, पता नहीं माँ जी को इतनी कंजूसी भी क्या पड़ी रहती है कि वो चूल्हे में खाना बनवाती हैं। तभी मालती का बड़ा बेटा सुरेश घर आता है और मालती से कहता है, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो, आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ हाँ बेटा, बस बन रहा है, तू हाथ मुंह धो ले, तब तक खाना मेज पर लग जाएगा। ऐसा कहकर मालती आंगन में आती है, जहां निशा जैसे तैसे लकड़ियां जलाकर खाना बना रही थी। मालती कहती है,
अरे बहू, बना के नहीं खाना? देख सुरेश आ गया, उसे बहुत भूख लगी है। अरे माँ जी, ये लकड़ियाँ अच्छी तरह जल ही नहीं रही हैं। लगता है इस बार लकड़ियाँ गीली आ गई, धुआं ही धुआं हो रहा है। मेरी आंखें भी एकदम लाल हो गई हैं। ठीक है बहू, रुक, मैं जला देती हूँ, तू हट। मालती एक फुकनी उठाती है और चूल्हे में जोर जोर से फूंक मारती है। धीरे धीरे चूल्हे में आग पकड़ लेती है। तब मालती कहती है, ले अब जल्दी जल्दी बना ले, मैं चलती हूँ बाहर। और हाँ, अगर कभी कोई पड़ोसी पूछे कि तुम्हारे यहाँ ये धुआं क्यों होता है, तो उससे कह देना कि हमारे यहाँ रोज शाम को लुबान से धूप बत्ती होती है, इसीलिए धुआं होता है। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है और निशा किसी तरह खाना बनाकर अंदर लाती है और सबको परोसती है। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं और सुरेश खाना खाते हुए कहता है, निशा, आज तुमने इतनी लेट क्यों कर दी खाना बनाने में? रोज तो टाइम पर मिल जाता था। वो चूल्हे में लकड़ियां जलाते हुए देर हो गई थी, धुआं बहुत था आज। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना गैस कितनी महंगी हो रही है, और कभी चूल्हा और कभी गैस, ऐसे ही तो काम चलता है। थोड़ी बचत करना जरूरी है। माँ, पर इसकी तबीयत खराब हो जाएगी धुएं से। अरे नहीं नहीं बहू, कल से मैं भी बनवा लिया करूंगी कभी कभी तुम्हारे साथ खाना, तुझे दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो बहुत पहले से ही चूल्हा जलाना आता है, मेरी सास भी जलवाती थी। माँ जी बस बोलती हैं, करवाती तो है नहीं। करना तो सब मुझे ही पड़ता है। ये कंजूसी हमें कहाँ लेकर जाएगी पता नहीं। अगले दिन दोपहर के समय मोहिनी मालती के घर आती है और बातें करते हुए मालती कहती है, मालती बहन, हमारे यहाँ कल सत्यनारायण की कथा है, तुम सबको दावत देने आई हूँ, जरूर आना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। पर रुको तो, ऐसे कैसे जाओगी? चाय तो पी कर जाओ। और रहने दो ना मालती बहन, आजकल तो गैस इतनी महंगी हो गई, क्या मतलब सिर्फ एक कप चाय के लिए गैस जलाओगी? छोड़ो, रहने दो। अरे हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सब चल जाता है। मेरा सिलेंडर 3 महीने चल जाता है। ऐसा कहकर मालती किचन की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाती है, बहू, ओ निशा बहू, अरे जल्दी से गैस जलाकर चाय बना ले। अपनी सास की आवाज सुनकर निशा किचन में आती है और गैस पर चाय चढ़ाती है। तब मालती आवाज देकर कहती है, बहू, चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी ले आना। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद निशा चाय और पकौड़े लेकर आ जाती है और टेबल पर रख देती है। मालती और मोहिनी पकौड़े खाने लगती हैं। फिर मालती कहती है, और सुन बहू, आज रात का खाना थोड़ा स्पेशल बनाना, 2 प्रकार की सब्जी ज्यादा बनाना। माँ जी कुछ खास है क्या? हाँ, तेरे ससुर जी बोल रहे थे कि उन्हें मटर पनीर खाना है, तो आज मटर पनीर बना लेना, और दाल भी अच्छी वाली बनाना। यार मालती, तुम्हारे घर का तो अच्छा है, यहाँ तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, इस वजह से हमको कंजूसी करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे घर को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे खर्चे कम ही नहीं हुए। हाँ बहन, हमारे यहाँ तो सिलेंडर आराम से 3 महीने चल जाता है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसी, हम तो दिल खोल के खर्च करते हैं। ठीक है बहन, अच्छा कथा में जरूर आना, मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी चली जाती है। जैसे ही पड़ोसन घर से बाहर निकलती है, मालती तुरंत किचन में निशा के पास पहुंचती है। निशा मटर पनीर की तैयारी करने के लिए सब्जियां काट रही है। ये देखकर मालती कहती है, क्या कर रही हो तुम ये बहू? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि मटर पनीर की तैयारी कर लो, वही कर रही हूँ। अरे बहू, वो दूसरों को बताने के लिए था, अब सच में थोड़ी ना हम मटर पनीर बनाएंगे। इतनी महंगाई में पनीर खाना फिजूल खर्ची है। पर माँ जी, आपने तो पड़ोसन के सामने बड़े गर्व से बोला था, मुझे लगा आप उनके सामने बोल रही थी, तो सही बोल रही थी। अरे बहू, अब दूसरों के सामने बोलना पड़ता है, वरना वो हमें गरीब समझेंगे, और अगर लोग गरीब समझने लगे तो इज्जत नहीं करते। तू ये पनीर वापस रख दे, आज तो सादी दाल बना लेना और टमाटर की चटनी बना लेना बस। हे भगवान, मुझे तो लगा आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। माँ जी तो कंजूसी से बाज ही नहीं आती, दिखावा इतना और असलियत में ये हाल। निशा चुपचाप पनीर वापस रख देती है और दाल धोने लगती है। वो जानती थी कि उसकी सास सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए अमीर बनती है, पर घर के अंदर एक एक पैसे का हिसाब रखती है। अगले दिन मालती अपनी बहू के साथ मोहल्ले में सत्यनारायण की कथा में जाती है। वहां मोहल्ले की और भी कई औरतें बैठी हैं। मालती भी वहां बैठ जाती है और बातें करने लगती है। अरे मालती बहन, मैंने तो आज कथा का खाना बनवाने के लिए बाहर आंगन में चूल्हा ही जलवा दिया। सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, क्या बताएं। हाँ मोहिनी बहन, अच्छा किया तुमने। ये जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं ना, जिस पर मेहमानों का खाना बनता है, उनके दाम तो और भी बढ़ गए हैं। सुना नहीं कितने सारे होटल बंद हो रहे हैं, इसीलिए अच्छा ही किया तुमने जो चूल्हा जलवा लिया। पर चूल्हे से तो बड़ी दिक्कत है कि वो बस आज के लिए ही ठीक था, उससे आंखें लाल हो जाती, सिर में दर्द होने लग जाता है। कितना ही महंगा सिलेंडर हो जाए, हम रोज चूल्हा नहीं जला सकते। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, चूल्हा जलाना तो बहुत मुसीबत का काम है। वैसे चलो, अब कीर्तन शुरू होने वाला है, चलकर बैठते हैं। मालती बात को वहीं काट देती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। सब लोग कीर्तन में बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद मालती घर वापस आती है। मालती भी हॉल में बैठ जाती है और बातें करते हुए कहती है, सुन रमेश,
अब तेरी शादी की बात चलाने का समय आ गया है। सोच रही हूँ पंडित जी को बुलाकर रिश्ते देखना शुरू करूँ। नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए एक अच्छी लड़की पसंद कर रखी है। शिप्रा नाम है उसका। बहुत सुशील और संस्कारी लड़की है वो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर देर किस बात की है, हम कल ही उनके घर चलते हैं। अगले दिन परिवार के सभी लोग शिप्रा के घर जाते हैं। शिप्रा उन्हें बहुत पसंद आती है और इस तरह रमेश और शिप्रा का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है और शिप्रा बहू बनकर घर आ जाती है। मालती आरती उतारकर शिप्रा का गृह प्रवेश करवाती है और कहती है, आओ बहू, अब तक तो सब कुछ निशा बहू ही संभालती आई थी, लेकिन आज से तुम दोनों ही मिलकर घर संभालना। शिप्रा मालती की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद शिप्रा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन शिप्रा की पहली रसोई थी। वो सुबह से ही रसोई में अलग अलग तरह के पकवान बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी मालती निशा के कमरे में आती है और कहती है, निशा, छोटी बहू को जाकर कह दो कि 1-2 आइटम कम ही बनाए। माँ जी, वो नई आई है, पहली बार किचन में घुसी है, आप आज तो रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, रहने दे, आज बनाने दे उसे। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शिप्रा खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और शिप्रा के बने खाने की तारीफ करते हैं और उसे नेक भी देते हैं। ऐसे आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह सुबह शिप्रा अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी बताइए, आज मैं क्या बना लूं? मैं सोच रही हूँ दाल मखनी बना लेती हूँ, साथ में पराठे और छोले कुलचे भी बना लेती हूँ और तड़के वाले बघारी चावल भी बना दूंगी। अरे बहू, तू पूरी बारात को खाना खिलाएगी क्या? इतने की जरूरत नहीं है घर में। तू ऐसा करके सिर्फ दाल चावल बना ले और रोटी। माँ जी, सिर्फ दाल रोटी? हाँ बहू, कल बहुत भारी खाना खाया ना सबने, तो आज सादा खाना सेहत के लिए अच्छा रहेगा, जा बना ले। जी माँ जी। ऐसा कहकर शिप्रा किचन में जाती है और गैस जलाकर कढ़ाई रखती है। तभी मालती जल्दी जल्दी पीछे से आती है और गैस बंद कर देती है और फिर कहती है, अरे रुक बहू, वो क्या है ना कि हमको चूल्हे का खाना खाने की आदत है, गैस का खाना हमें अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं आता उसमें। वो तो कल तेरी पहली रसोई थी, इसीलिए गैस पर बनवा लिया, पर यहाँ रोज का खाना यहाँ नहीं बनता। तो फिर कहाँ बनता है माँ जी? चल मैं तुझे दिखाती हूँ। मालती शिप्रा को पीछे आंगन वाले चूल्हे के पास ले जाती है। वहां निशा पहले से ही लकड़ियां जमा रही थी। शिप्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहती है, माँ जी, यहाँ खाना बनाऊं मैं चूल्हे में? मैंने तो जिंदगी में कभी चूल्हा नहीं जलाया। तू क्यों चिंता करती, तेरी जेठानी है ना, वो जला लेगी चूल्हा, तू बस रोटियां सेक लेना। दोनों मिलकर बहनों की तरह काम करोगी तो काम आसान हो जाएगा, और वैसे भी चूल्हे का खाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है। निशा और शिप्रा दोनों चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। निशा लकड़ियां सुलगा रही थी और धुआं शिप्रा के चेहरे पर लग रहा है। शिप्रा खांसने लगती है और कहती है, भाभी, क्या ये रोज का काम है? मतलब रोज सुबह शाम यही खाना बनता है? हाँ शिप्रा, ये यहाँ का कड़वा सच है। गैस तो बस दिखाने के लिए है। जब कोई पड़ोसी आता है या मेहमान आता है तभी गैस जलती है। माँ जी का कहना है कि सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है और देश के हालात ठीक नहीं है, इसीलिए हमें बचत करनी चाहिए। पर भाभी, इससे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी, आंखें लाल हो रही हैं। हाँ शिप्रा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दोनों किसी तरह खाना बनाती हैं। फिर वो खाना लेकर अंदर जाती हैं और सबको खिलाती हैं। खाना खाकर मालती कहती है, अरे वाह बहू, देखा ना चूल्हे का खाना कितना अच्छा होता है। माँ, अब तो खाना गैस पर बनाया करो, मैं सिलेंडर ला दिया करूंगा, बहुओं को बहुत परेशानी होती है। नहीं नहीं बेटा, तू नहीं समझेगा, चूल्हे का खाना सेहत के लिए कितना जरूरी है। पुराने लोग इसीलिए तो मजबूत रहते थे। ऐसा कहकर मालती रमेश की बात को टाल देती है। रात को रमेश जब अपने कमरे में आता है तो देखता है कि शिप्रा की आंखें लाल हैं और उसने सिर पर पट्टी बांध रखी है। यह देखकर रमेश कहता है, अरे शिप्रा, ये तुमने अपने माथे पर पट्टी क्यों बांध रखी है और तुम्हारी आंखें लाल हैं? अब माँ जी मुझसे चूल्हे पर खाना बनवाएंगी तो ये सब तो होगा ही ना। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल के जमाने में भला कोई चूल्हे पर खाना कैसे बनवा सकता है। हाँ शिप्रा, माँ को बस थोड़ी बचत करने की आदत है। तुम चिंता मत करो, मैं धीरे से माँ को समझाऊंगा। वैसे भी भाभी तुम्हारी मदद के लिए है ही। रमेश शिप्रा को समझा देता है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन मालती और शिप्रा सब्जी लेने बाजार जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक बहुत बूढ़ी औरत मिलती है जो लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रही है। वो काफी कमजोर दिख रही है। मालती उसे देखकर रुक जाती है। कैसी हो चाची, कहाँ जा रही हो इस धूप में? अच्छी हूँ बेटा, बस घुटनों में बहुत दर्द था तो सोचा थोड़ा टहल आऊं। बाहर की हवा अच्छी लगती है, अब वापस जा रही हूँ। ठीक है चाची, ध्यान से जाना। बूढ़ी औरत के जाने के बाद शिप्रा मालती से पूछती है, माँ जी ये कौन थी? बहू, यहाँ पास में ही एक वृद्धाश्रम है, ये वहीं रहती हैं। वहाँ बहुत सारे बूढ़े रहते हैं, बेचारे अपनों के ठुकराए हुए बहुत परेशान रहते हैं वो लोग। वृद्धाश्रम यहाँ? चलो ना, मुझे भी दिखाओ।
अब मालती शिप्रा को लेकर वृद्धाश्रम में जाती है। शिप्रा देखती है कि वहां ढेर सारे बूढ़े इधर उधर बैठे हुए हैं। कोई बीमार है तो किसी के कपड़े फटे हुए हैं तो कोई भूखा दिखाई दे रहा है। शिप्रा को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, माँ जी, क्या सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती? नहीं बहू, कुछ नहीं करती। ये आश्रम शहर के बिल्कुल किनारे पर पड़ता है, इसीलिए शायद सरकार का ध्यान यहाँ नहीं जाता। यहाँ सुविधाएं बहुत कम है और लोग बहुत कष्ट में हैं। ये सब देखकर शिप्रा भी बहुत दुखी होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ जाते हैं। तब विनोद कहता है, अरे मालती, आज शाम को सरला आने वाली है, कुछ अच्छा खाना बनाने की तैयारी कर लो। ठीक है जी। सुना तुम दोनों ने, तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं तो आज कुछ खाने में अच्छा बना लेना। जी माँ जी। ऐसे ही शाम हो जाती है और बुआ जी आ जाती हैं। सब लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। बुआ जी कहती हैं, अरे भाई, सिलेंडर तो इतना महंगा हो गया कि पूछो मत। आजकल तो रसोई का बजट ही बिगड़ गया है। अरे सरला दीदी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो सिलेंडर पर ही खाना बनता है। 3-3 महीने गैस चल जाती है हमारी। तभी निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं खाना बना लूं जाकर चूल्हे? हाँ, गैस चूल्हे पर। हाँ बहू, चल मैं बताती हूँ क्या बनाना है। ऐसा कहकर मालिनी निशा को किचन में ले जाती है और धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, बहू, बुआ जी के सामने ये मत बताना कि हम बाहर चूल्हे पर खाना बनाते हैं। ये हमारे घर का सीक्रेट है। लोग बुरा समझते हैं और गरीब मानते हैं। ऐसा कर, तू आज गैस पर ही खाना बना ले। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है। निशा और शिप्रा किचन में गैस पर खाना बनाती हैं। तब शिप्रा निशा से कहती है, भाभी, माँ जी का क्या लॉजिक है? दूसरों के सामने गैस और हमारे लिए चूल्हा। अरे शिप्रा, माँ जी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि हम पैसे बचा रहे हैं। पर चलो, हमें तो एक दिन का रिलैक्सेशन मिला ना कि आज धुएं से बचे। आज तो खाना भी 2-3 तरह का बन रहा है। वो दोनों खुशी खुशी खाना बनाती हैं और बुआ जी को खिलाती हैं। बुआ जी शिप्रा और निशा की बहुत तारीफ करती हैं और रात को चली जाती हैं। अगले दिन से फिर वही पुराना रूटीन शुरू हो जाता है। एक दिन पड़ोसन मिसेस वर्मा उनके घर आती हैं और पूछती हैं, अरे मालती बहन, तुम्हारे घर में इतना सारा धुआं क्यों निकलता रहता है? आजकल कहीं चूल्हा तो नहीं जलता तुम्हारे घर? अरे नहीं मिसेस वर्मा, हमारे यहाँ बहुएं आजकल रोज लोबान से घर में धूप देती हैं, बस उसी का धुआं रहता है। ऐसा कहकर मालती मिसेस वर्मा को टाल देती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन मोहल्ले में एक बर्थडे पार्टी होती है जहां सभी लोग जाते हैं। मोहिनी दोनों बहुओं को देखकर मालती से कहती है, अरे मालती बहन, तुम्हारी बहुओं का रंग इतना क्यों जल गया? पहले तो दोनों कितनी सुंदर और गोरी थी, अब देखो कैसी काली हो गई और आंखें कितनी लाल हैं। क्या बात है, कोई बीमार है क्या? अरे नहीं, अब वो थोड़ा आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, बस इसीलिए। पड़ोसन के जाने के बाद निशा और शिप्रा आपस में बात करती हैं। भाभी, चूल्हे पर खाना बना बना कर मेरा हाल खराब हो गया। अब तो पड़ोसी भी नोटिस करने लगे हैं। चुप रहो शिप्रा, कोई सुन लेगा। अपनी किस्मत में यही लिखा है। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद शिप्रा का जन्मदिन आता है। तब निशा मालती से कहती है, माँ जी, शिप्रा के आने के बाद से कोई फंक्शन नहीं हुआ है। क्यों ना हम उसके जन्मदिन पर एक छोटी सी पूजा और पड़ोसियों के लिए दावत रख लें? ठीक है, रख लो, पर सुनो, खाना बाहर से नहीं आएगा, घर पर ही बनेगा और चूल्हे पर ही बनेगा। निशा हाँ कह देती है। अब शिप्रा का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन वाले दिन शिप्रा और निशा सुबह से चूल्हे पर लगी हुई हैं। वो बहुत परेशान है। उनकी आंखें लाल हैं और चेहरा सूज गया है। शिप्रा खाना बनाते हुए मन ही मन सोचती है, ये मेरा कैसा बर्थडे है? सुबह से धुएं में बैठी हूँ, एक रसोईया भी नहीं लगा सकती थी। माँ जी, इनकी कंजूसी की तो हद हो गई। ऐसी शाम हो जाती है और मेहमान आने लगते हैं। तब मालती वहां आकर शिप्रा से कहती है, जा बहू, अब तू तैयार हो जा, मेहमान आ रहे हैं। शिप्रा कमरे में जाती है। रमेश उसे देखकर कहता है, अरे शिप्रा, क्या बात है? तुम तो सुबह से दिखाई नहीं दे रही हो। वो छोड़ो, पहले ये बताओ, मैं यहाँ बहू बनकर आई हूँ या मजदूर? रोज रोज चूल्हा फूकना मेरे बस का नहीं है। तो तुम मना क्यों नहीं कर देती? क्यों बनाती हो? तुम मना करने की बात करते हो। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारा घर ही छोड़कर चली जाऊं। अरे नहीं रहना मुझे तुम जैसे कंजूसों के घर, जहाँ मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझसे ही चूल्हे पर खाना बनवाया जा रहा है। शिप्रा और रमेश का झगड़ा बढ़ जाता है और शिप्रा अपना सूटकेस पैक करने लगती है। बाहर मेहमान बैठकर सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर मोहिनी कहती है, अच्छा तो मालती, ये है तुम्हारा सच? तुम्हारे यहाँ सिलेंडर 3 महीने इसलिए चल जाता है क्योंकि तुम अपनी बहू से चूल्हे पर खाना बनवाती हो? इससे अच्छे तो हम हैं। कम से कम हम अपनी बहुओं को गैस तो देते हैं। महंगाई कितनी ही हो जाए, पर बहुओं पर ऐसा अत्याचार तो नहीं करते। मालती का सिर शर्म से झुक जाता है। तभी सुरेश भी अपनी माँ पर गुस्सा करता है। माँ, कितनी बार कहा है ये सब बंद करो? देखो आज सब तमाशा देख रहे हैं। ये सारी बातें रमेश अपने कमरे से सुन रहा था। वो शिप्रा से कहता है, शिप्रा, तुम जाना ही चाहती हो ना तो चली जाना, लेकिन आज एक सच जानकर जाना। चलो मेरे साथ, आओ बाहर हॉल में। ऐसा कहकर रमेश शिप्रा का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आता है और सभी लोगों से कहता है,
आप लोग प्लीज मेरी माँ को सुनाना बंद कर दीजिए। आप लोग सच जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि मेरी माँ आखिर इतनी कंजूसी क्यों करती है। सब लोग उत्सुकता से रमेश की तरफ देखते हैं। रमेश कहता है, कुछ महीने पहले की बात है। मालती और रमेश बाजार से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में मालती रमेश को एक तरफ मुड़ने का इशारा करती है। बेटा चल, आज तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। कहाँ माँ? घर पहुंचने की जल्दी है मुझे। मालती रमेश को वृद्धाश्रम ले जाती है और रमेश देखता है कि वहां की दीवारें टूटी हुई हैं। बूढ़े लोग जमीन पर बैठे हैं। उनके पास ना तो साफ कपड़े हैं और ना ही पर्याप्त भोजन और ना ही इलाज के लिए पैसे। मालती रमेश से कहती है, देख बेटा, यहाँ इन लोगों की हालत देख। ये हमारे समाज के वो लोग हैं जिन्हें अपनों ने भुला दिया है। हाँ माँ, ये तो बहुत बुरा हाल है। काश हम इनके लिए कुछ कर पाते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम कुछ पैसे इकट्ठे करें और यहाँ एक बड़ा सेमिनार रखें जिसमें शहर के बड़े नेताओं और अधिकारियों को बुलाएं, तो उन्हें इनकी हालत दिखेगी। जब वो देखेंगे तभी एक्शन लेंगे। पर माँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? महंगाई आसमान छू रही है। सिलेंडर महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है। हम तो अपनी जरूरतें मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। बेटा, अगर हम थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तभी तो बड़ा काम होगा। अगर मैं घर में कंजूसी करूंगी, गैस बचाऊंगी, सब्जी में मोल भाव करूंगी, तब पैसा जमा होगा। मुझे पता है लोग मुझे बुरा कहेंगे, कंजूस कहेंगे, शायद मेरी इज्जत भी कम हो जाए, पर इन बूढ़ों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं ये सब सहने को तैयार हूँ। माँ, आपकी सोच तो बहुत बड़ी है, पर बहुओं को परेशानी होगी। हाँ बेटा, बस थोड़ा कष्ट उन्हें सहना होगा, पर अंत में फल सबको अच्छा मिलेगा। रमेश की बातें सुनकर हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। पड़ोस की औरतें जो कभी मालती को बुरा भला कह रही थीं, अब शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती हैं। शिप्रा और निशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, हाँ, आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? हम तो आपको गलत समझ रहे थे। हमें लगा आप सिर्फ पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। हाँ माँ जी, मैंने भी उस दिन वृद्धाश्रम को देखा था, पर मुझे नहीं पता था कि आप उनके लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही हैं। क्या बताती बहू? अगर मैं बता देती तो सब लोग मिलकर मुझे यही कहते कि तुम अपनी बहुओं के साथ ज्यादती कर रही हो, कंजूसी कर रही हो। लोग कहते हैं कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं है धर्मात्मा बनने की, इसीलिए मैंने चुपचाप सहना ठीक समझा। मालती, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं बेटा, माँ कभी बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानती। अब मालती अपने कमरे में जाती है और एक छोटी सी अलमारी खोलती है। वो वहां से एक पुरानी लोहे की गुल्लक और कुछ नोटों की गड्डियां लेकर बाहर आती है। वो उन्हें मेज पर रख देती है और कहती है, ये लो सुरेश, रमेश, ये मेरी सालों की बचत है। जो 1-1 रुपया मैंने बचाया वो यहाँ है। अब तुम दोनों मिलकर उस सेमिनार का अरेंजमेंट करो। कुछ दिनों बाद सुरेश और रमेश मिलकर एक बड़ी संस्था के साथ संपर्क करते हैं। वो शहर के मुख्य समाज कल्याण अधिकारी और स्थानीय विधायक को आमंत्रित करते हैं। सेमिनार का दिन आता है। नेताजी मंच पर आते हैं और भाषण देते हुए कहते हैं, देखो, आज मैं यहाँ आकर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे शहर में ऐसा वृद्धाश्रम है और मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं श्रीमती मालती जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपनी निजी खुशियों और सुख सुविधाओं का त्याग करके हमारा ध्यान इस ओर खींचा। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूँ कि इस वृद्धाश्रम को सरकार अपनी देखरेख में लेगी। यहाँ नई इमारत बनेगी, मुफ्त चिकित्सा केंद्र होगा और रहने की बेहतरीन व्यवस्था होगी। और ये सब मालती जी की उस बचत और मेहनत का नतीजा है जिसे लोग कंजूसी कह रहे थे। मालती की आंखों में खुशी के आंसू हैं। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। सेमिनार खत्म होने के बाद सब घर वापस आते हैं। उस दिन के बाद बहुएं चूल्हे पर नहीं बल्कि गैस पर खाना बनाया करती थी। गैस सिलेंडर अब 3 महीने भले ही न चले, पर घर के रिश्तों में जो मिठास आई है उसकी कोई कीमत नहीं है।